अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो हम लोग पहले कर चुके थे, अ, लेकिन आज इसको जो है ना वो थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे। आप लोगों ने सबने अपने-अपने नाम से एंटर होना है। अगर आप लोग अपने नाम से एंटर नहीं होंगे तो फिर मैं आपको एंटर नहीं करूँगा। तो बराए मेहरबानी अपने नाम से एंटर हों। अच्छा देखिए, अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो अच्छा देखें, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है ये स्पीड ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में है। इसमें हम ये देखते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है और किन-किन तरीकों से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है? अब देखें कि इसमें हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट कंसर्न्स द रिएक्शन रेट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? और जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, जो कैटेगरीज आती हैं, वो आती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। और जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन की हमने आपको एग्जांपल दी थी, बड़े फास्ट रिएक्शंस होते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके अलावा मैनी रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉडरेट रिएक्शन लाइक एस्टेरी लाइक ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो मॉडरेट या उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है? तो ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा ना ऐसा है कि सेकंडों में कंप्लीट हो जाते हैं, ना ऐसा है कि घंटों में होते हैं, वहाँ मिनट्स के अंदर ये हो जाते हैं। और मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है इनकी। और हाउ मच टाइम डज रस्टिंग ऑफ चेन टेक्स। तो आप ये जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना? तो वैसे तो ये वेदर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप जो है आयरन एक्सपोज और फौरन ही रस्ट कर जाए। तो ये स्लो रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो आमतौर पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, और वही बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो रिएक्टेंट बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट बाय द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम ये मेजर करना शुरू कर दें कि कितनी तेजी से चेंज आ रही है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, और उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है? यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये कह लें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो है ये हमारे पास ये स्पीड ऑफ रिएक्शन आती है। इसके अलावा देखें कि एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है कि
ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इनिशियली रिएक्टेंट ए विल बी इन एक्सेस, और एज द टाइम पीरियड, आज टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा ए कम होता जाएगा और बी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसको रेट को देखने के दो तरीके हैं। आप ये देखेंगे कितनी तेजी से रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप ये देखिए कितनी तेजी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दो तरीकों से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके अलावा क्या है कि इन द स्टार्ट द रैपिड डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अकर्स। हमने आपको एक चैप्टर 7 में भी एग्जांपल से समझाया था कि बिगिनिंग के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और बाय द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम होती रहती है। और the rate of reaction between two specific time interval is called average rate of reaction. Or the rate of reaction at a particular time interval is called instantaneous rate of reaction. तो particular time का मतलब क्या है कि ये समझें कि एक particular time के ऊपर जो rate of reaction आ रही है, ठीक है। यानी जिसमें हम मिसाल के तौर पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को, किसी एक लम्हे को पॉइंट आउट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट 4.93 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, या रेट ऑफ रिएक्शन एट 5.7 सेकेंड, या रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड ही कहने चले, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इसने कि ये एक पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट कर रही होगी। और द रेट ऑफ रिएक्शन एक होती है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे ली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। उसके अलावा देखें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू अ पावर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर x आती है, इसलिए कि x हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, और यही x क्या कहला रहा होता है, ये x कहला रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहला रहा होता है। हम कहेंगे x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। और फिर ये हमने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कहाँ से आती है, रेट ऑफ रिएक्शन आती है हमेशा स्लो स्टेप से। इसलिए कि स्लो स्टेप के ऊपर सारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। ये स्लो स्टेप की इंपॉर्टेंस हमने आप लोग बताई थी। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो या रेट इक्वेशन, जैसे देखें ये जो है ना, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2, तो ये बेसिकली रेट इक्वेशन है या ये रेट लॉ है। और ये रेट लॉ कहाँ से हमने लिखा, हमने रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2, ये हमने स्लो स्टेप से लिखा। तो रेट इक्वेशन या रेट लॉ जो है वो हमेशा हमेशा किससे लिखा जाता है, स्लो स्टेप से। उसके ऊपर सारी रेट डिपेंड कर रही होती है, ये ओवरऑल रिएक्शन से हम कभी भी नहीं लिखते। ये यूं कह लें कि जब कभी हमें स्लो और फास्ट स्टेप दिए हुए होते हैं ना, तो हम हमेशा स्लो और फास्ट स्टेप को देखते हुए स्लो स्टेप को से ना हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जो भी स्लो स्टेप होगा उसमें जितने रिएक्टेंट्स होंगे सारे के सारे रेट इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ रिएक्टेंट, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स रेट इक्वेशन में या रेट लॉ के अंदर आते हैं। अब इसके बाद देखें, an expression which shows how the reaction rate is related to the concentration of reactants is called rate law or rate equation। जैसे हमारे पास ये जो रेट ये है, इसको कहेंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन। इसलिए कि ये बताता है कि इन चीजों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब ये हमारे पास ये एक एग्जांपल दी इन्होंने कि रेट, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि NO2 की पावर 1 है और ओजोन की पावर 1 है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन में तो आपको नजर आ रहा है कि NO2 की पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO2 की पावर 1 पे डिपेंड करती है। NH3 को डिकम्पोजिशन है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन NH3 की पावर 0 पे 0 है, तो इसका मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। आखिर में वैसे हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पास इक्वेशन है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का आ रहा है कि NO2 की पावर 2। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि जैसे ये रिएक्शन है, इसकी रेट और इसका जो है वो ऑर्डर 2 है। 2NO2 इज इक्वल टू 2NO प्लस O2। इसके अलावा ये है NO2 की पावर 1 है, ओजोन की पावर 1 है। ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? NO2 की पावर रेस्पेक्ट से इसका ऑर्डर 1 है, ओजोन की रेस्पेक्ट से भी इसका ऑर्डर 1 है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है कि ये पावर्स को आप ऐड कर दें, 1 और 1, ओवरऑल ऑर्डर इसका 2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसकी रेट इक्वेशन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, उसकी पावर भी 1 है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वो रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता हो जैसे ये है, और उसकी पावर 2 हो, या एक ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है कि जो दो रिएक्टेंट्स के ऊपर उसकी रेट डिपेंड करती हो और दोनों की पावर 1 हो। और जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी कि ये रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओजोन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के क्या चांसेस हो सकते हैं कि या तो एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही हो उसकी रेट और उसकी पावर 3 हो, या फिर कोई दो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रही हो, एक की पावर 2 और दूसरे की पावर 1 हो, या वो तीन रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हो और तीनों की पावर 1 1 और 1 हो। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दी, फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन है, इसमें फेरिक क्लोराइड की पावर 1 है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 1 होता है, और पोटेशियम आयोडाइड की पावर 6 नहीं है बल्कि पोटेशियम आयोडाइड की पावर 2 है। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने एग्जाम्पल वो दिए हैं कि जिनको एक्सपेरिमेंटली इनका जो है ना वो ऑर्डर डिटरमिन किया गया। एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑर्डर डिटरमिन करते हैं, इसके न्यूमेरिकल हमने कुछ देखे भी हैं, आज भी कोई अब भी कुछ रिवाइज करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं कि ये रिएक्शन इस रिएक्टेंट के ऊपर कितना डिपेंड करता है, इसका ऑर्डर अगर 1 है तो क्यों और 2 है तो क्यों। एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है, उसको कहते हैं, उसका ऑर्डर है 0। ठीक है, अच्छा देखिए इसके बाद के यहाँ पे जैसे ये देखिए ना, अमोनिया की जो डिकम्पोजिशन है उसका ऑर्डर 0 है, अमोनिया की पावर 0 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन आप ले ले, रिएक्शन की रेट वही रहेगी। इसके अलावा हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलकर जब HBr बनाते हैं तो हाइड्रोजन की पावर 1 आती है और ब्रोमीन की पावर हाफ आ जाती है एक्सपेरिमेंटली रेट इक्वेशन के अंदर। ये तो आपको पता ही है, रेट कांस्टेंट है ना। अच्छा, बात औकात जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ओजोन की पावर 2 है और ऑक्सीजन की पावर -1 है। क्या पता चला? पता ही चला कि ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि ओजोन, उसमें ऑक्सीजन तो बन रही है ना, लेकिन जितनी जैसे जैसे ऑक्सीजन बनती जाएगी रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली जाहिर है डिटर्मिन उन्होंने किया है कि ऑक्सीजन इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर रही होती है। ठीक है, बातों का तो होता है ना ऐसा कि वो किसी की जो मौजूदगी है वो काम को और स्लो कर देती है। जैसे वो मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे ना कि एक काम है बिल्कुल रेशियो और प्रोपोर्शन के उसमें, कि कोई काम है लेबर का, वो काम जो है ना दो आदमी
अगर 2 घंटों में करते हैं तो 4 आदमी कितने घंटों में करेंगे? सही है, तो ज़ाहिर है कि 4 आदमी आप उस काम पे लगा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, सही है ना? लेकिन अगर 2 आदमी उस काम को करते हैं 2 घंटे में, और अगर आपने या 2 ख़वातीन उस काम को करती हैं 2 घंटे में, आपने 4 ख़वातीन लगा दिया, फिर वो हो सकता है 3 ही घंटों में हो, इसलिए कि 4 ख़वातीन खैर से जब मिल जाएँगी तो महल्ले भर की बुराइयाँ भी तो करेंगी बातों में, तो बातों में इतना टाइम ज़ाया कर देंगी। बहरहाल, तो जिस तरह हमारे डेली लाइफ़ में होता है, इसी तरह ये चीज़ें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि कुछ रिएक्टेंट्स भी ऐसे हो रहे होते हैं कि जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उनका ऑर्डर जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। अब देखें ये रिएक्शन है, इस एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ओज़ोन अगर आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है? तो अब इस रिएक्शन को उन्होंने 3 दफ़ा स्टार्ट कराया और हर दफ़ा इन्होंने देखा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है। पहली दफ़ा इन्होंने ये किया कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1 एक्सपोनेंट -6 रखी और ओज़ोन को 9 एक्सपोनेंट -6 मोलर रखा और देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन 2 आ रही थी, 2 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। फिर इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने यही रिएक्शन कराया, तो ओज़ोन को तो ऐसा ही रहने दिया, 9 एक्सपोनेंट -6। इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डबल कर दिया। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डबल करने से वो जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले तकरीबन 2 आ रही थी, वो 8 पे चली गई, यानी 4 टाइम्स बढ़ गई, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो तकरीबन 2 थी, अब तकरीबन 8 हो गई है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको डबल कर दें तो रेट 4 टाइम बढ़ जाती है। और इसके बाद देखें कि इन्होंने थर्ड टाइम जब यही रिएक्शन स्टार्ट करवाया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये जनाब कि इन्होंने ये किया कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन दोबारा पहले जैसी कर दी, 1 एक्सपोनेंट -6। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो ओज़ोन की कंसंट्रेशन है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को तो की कंसंट्रेशन सेम रखी, लेकिन इन्होंने ओज़ोन की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कम कर दिया। क्या किया? 3 टाइम्स कम कर दिया। अब इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कम करने से हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले 2 एक्सपोनेंट -4 थी, वो 6 एक्सपोनेंट -5 हो गई, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गई, ठीक है? अब हमको ये देखना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, कौन से रिएक्टेंट के ऊपर कितना डिपेंड करती है। अब कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि ये रिएक्शन की जो रेट है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर डिपेंड करती है और ओज़ोन पर डिपेंड करती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर कितना डिपेंड करती है? एक्स। और ओज़ोन पर कितना डिपेंड करती है? वाई। ठीक है? तो अब इन दोनों को मुज़ैफ़, ये ना आप पार्टिसिपेंट्स में जाइएगा, जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा, अब देखें कि ये रिएक्शन किन पे डिपेंड कर रहा है? 2 रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर एक्स पर और ओज़ोन की पावर वाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? एक्स का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर कितना डिपेंड करता है? एक्स। ये एक्स हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। और ओज़ोन पर कितना डिपेंड करता है? वाई। तो ये कि कितना डिपेंड करता है, ये भी हम चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि ये रेट लॉ अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के ऊपर, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर। यही रेट लॉ हमने अप्लाई किया है। इसको गौर से देख लें, और कोई डाउट हो तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन नोट की है, कंसंट्रेशन नोट की है।
अच्छा, अब आप लोगों ने ये देख ली रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने करना क्या होता है, अब हमारे पास ये 3 एक्सपेरिमेंट्स थे, उनसे हमने 3 रेट इक्वेशंस बना ली। अब हमने करना ये है कि इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे तरीके से डिवाइड करते हैं कि या तो x की टर्म कैंसिल हो जाए या y की टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखूं, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करूंगा ना, तो आप देखें y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। अब क्या हुआ कि y की टर्म तो एग्जैक्टली सेम थी, कैंसिल आउट हो गई, और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास x की टर्म बच गई। ठीक है, और k भी कैंसिल आउट हो गया। अब लेफ्ट में बचा हुआ है 4 और राइट में बचा हुआ है, जो बचा हुआ है हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास बच रहा था 2, तो 2 की पावर आ गई x। अब यहाँ पर जब बेसिस सेम होती हैं किसी भी इक्वेशन के अक्रॉस, लेफ्ट और राइट पे देखें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है कि जो पावर्स है ना कंपेरेबल हो जाती हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि जो x है वो 2 के बराबर है, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, y की वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट के अंदर, कह सकते हैं मुझे भी कोई भी सवाल हो तो। डू यू वांट मी टू रिपीट? आपने इसमें को चाहते कि मैं इसको रिपीट करूं अभी जो मैंने बताया? पावर में आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स और वाई मैंने लिए, आप तो चाहें तो स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लें। अच्छा, अब देखें, अब हमने अब अगर हम दोबारा देखें ना कि हमने यहाँ पर तो क्या किया था कि हमने ऐसे इक्वेशन 2 और 1 को लेके हमने y कैंसिल आउट किया था। अब अगर हम जरा देखें कि अब हमने y तो कैंसिल आउट किया था, अब x कैसे कैंसिल आउट हो सकता है? जरा मुझे चैट में जवाब तो दें, किस किस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट होगा? देखो तो सही, सबसे पहला आंसर किसकी तरफ से आता है? कौन सी इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा? वेरी गुड, 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा। देखें, अब हम x को कैंसिल आउट करने के लिए इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे। अब देखें, जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कि वो सेम है, k भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट में बचेगा 3 और राइट पे हमारे पास ये चीज बचेगी। अब ये चीज जब बचेगी तो इसमें आपको खुद नजर आ रहा है कि ये इसका आंसर भी 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 की पावर y। ठीक है, और 3 इज इक्वल टू 3 की पावर y आ जाएगा, तो कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, इसको इक्वेशन नंबर ए में डाल दें। इस इक्वेशन ए में डालेंगे तो हमारे पास आ गया कि NO की पावर 2 और ओजोन की पावर y। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ओवरऑल इसका थर्ड ऑर्डर है। यानी एक्स और वाई को ऐड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 3, तो इसका ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा।
Is it clear? May I proceed? ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसके बाद हम आते हैं, हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इथाइल आयोडाइड का एक रिएक्शन है जिसमें वो थर्मली डिकम्पोज होके C2H4 यानी इथीन बना रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के जरिए अल्कीन की फॉर्मेशन। बहरहाल, तो अब इसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का मतलब होता है कि हमने T0 वाली रीडिंग को जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम ये वाली दो रीडिंग्स लेंगे। देखें, हमने रीडिंग लेनी है ये वाली, दो वाली। एक हमने लेनी है, ये वाली दो लेनी है। इसमें टाइम चेंज हो रहा है, 0 से 15 तक जा रहा है। तो टाइम में चेंज कितनी आ गई, 15 यूनिट्स। और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0.36 से 0.30 तक। तो कंसंट्रेशन की चेंज कितनी है, 0.06 यूनिट्स। टाइम में चेंज कितनी आ रही है, 15 सेकेंड्स की, सॉरी 15 मिनट्स की। और कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है 0.06 मोलर। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। टाइम के अंदर चेंज आ रही थी 15 से 0 पे जा रहा था टाइम, और कंसंट्रेशन में आ रही थी चेंज 0.30 से 0.36 तक। ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा ये देखिएगा, ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पास रिएक्टेंट्स है ना, तो रिएक्टेंट्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहे हैं ना। रिएक्शन बाय द पैसेज ऑफ रिएक्टेंट बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन की रेट क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो हमने टाइम क्या लिया, देखिए 15 माइनस 0 यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और 0.30 माइनस 0.36 ये फाइनल माइनस इनिशियल लिया है। ठीक है, 0.30 माइनस 0.36 देख लें आप, ये फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन किया है हमने। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब ये रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ गई। और ये तो हमारे पास मोल्स पर मिनट आई है ना, तो हमें निकालनी होती है मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड, या मोल पर सेकंड निकालनी होती। तो मिनट्स का हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स में, और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गई मोल पर सेकंड्स के अंदर आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमने ऐसे कैलकुलेट की। यस, एनीबडी, एनी क्वेश्चन, you can ask in chat or you can raise your hand. Anybody, any question? Okay, I take it nobody, no question. अच्छा, अब देखें, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेल चेक 9.5, इसके अंदर भी हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट अ प्लॉजिबल mechanism that is consistent with the rate law. Hint, assume that oxygen is a reaction intermediate. अच्छा, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज होती है जो पहले रिएक्शन के आखिर में बनती है, प्रोडक्ट साइड पे बनती है, दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे आ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन में नजर नहीं आती। दोबारा सुन लें, व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक ऐसी चीज जो रिएक्शंस के दरमियान तो बने लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस में नजर ना आए। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब हमारे पास अगेन जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि रेट लॉ लिखना है। और रेट लॉ कैसे लिखेंगे, 3 एक्सपेरिमेंट्स है, 3 रेट लॉ लिखेंगे हम। तो ये रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
अब हमने क्या लिखा कि हाइड्रोजन की पावर x है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर y है। अब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से वैल्यूज पुट कर दी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से हमने वैल्यूज पुट कर दी। देखिए ये सेल चेक आपके पास है और ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है इसको गौर से देख लें। मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। अगर आपको कोई एतराज हो कि नहीं सर ने तो गलत बनाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।